Hi, hello, and welcome, students. Welcome to this session. Myself, Prashant Gupta, welcoming you all. लास्ट सेशन में थोड़ी सी टेक्निकल इशू की वजह से फिर से वॉइस का कोई प्रॉब्लम था। सॉरी फॉर दैट। आई विल मेक श्योर कि आगे से ऐसा कुछ ना हो। एक बार थोड़ा सा लास्ट सेशन को हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं। उसके बाद आज के लिए मैंने बोला था कि हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस मैंने निकाल लिए, बट वो टाइपिंग के लिए गए हैं, वो पीपीटी बनेगी अच्छे से उसकी, फिर हम लोग उसका ट्राई करेंगे। मीनवाइल हम आज एक नया टॉपिक, जो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा फ्लूइड मोशन, वो कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन का जो सेशन है वो रख लेंगे। तो आज पहले ये कंप्लीट करते हैं। उसके बाद एक वो वाला जो अपना टॉपिक है फ्लूइड का, वो कंप्लीट करेंगे। चलेगा? चलो। हम बात स्टार्ट कर रहे थे आर्टिफिशियल सैटेलाइट की। मैंने आपको बोला आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो सैटेलाइट हैं जो आपने देखो, एक तो है हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट, दैट इज मून। किसी भी प्लेनेट का जो मून है वो उसका क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है। तो मून को आप लिख सकते हो नेचुरल सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी प्लेनेट के अराउंड मूव करे, उसका क्या करे, उसके अराउंड रेवोल्यूशन करे, परिक्रमा लगाए उसके अबाउट। ठीक है, वो क्या सैटेलाइट है। आर्टिफिशियल मतलब जो नेचर में नहीं था, हमने लॉन्च करा और बना दिया। तो जितने भी आपके सैटेलाइट्स लॉन्च होते हैं, जो आपका आईएसएस है, ये जितनी भी चीजें हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो अपना, ये सब क्या आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। ठीक है। तो मैंने बोला आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है कि किसी हाइट एच पर अगर आपके पास एक सैटेलाइट है जो कैसे मूव कर रहा है, अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कि सर ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। अब ये या तो अर्थ के अराउंड मूव कर सकता था इस तरह से, जैसे ये मूव कर रहा है अलोंग दी, ये मोशन जो है आपके पास ज्योग्राफिकल मेरिडियन, मतलब ज्योग्राफिकल मेरिडियन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अरे समझ जाओ ना यार, मिड पॉइंट के बाद जो होता है, जो भी हिंदी में बोलते हैं, वो शब्द याद नहीं आ रहा उसका। इसके बाद मूव करता है तो इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल सैटेलाइट। और अगर आप ये पोल्स के अबाउट अगर मूव करता है, ये वाला मोशन, ये, तो इसको हम बोलते हैं कि ये आपका पोलर सैटेलाइट है। ठीक है। सिमिलरली जो आपको ये वाला दिख रहा है, ये भी आपका पोलर सैटेलाइट होगा। क्यों? क्योंकि ये आपके पोल्स के अबाउट जो है वो मूव कर रहा है। तो हमारे पास इस तरह से दो तरह के सैटेलाइट है। तो एक तो पोलर सैटेलाइट जो पोल्स की तरफ मूव करे, एक ज्योग्राफिकल सैटेलाइट जो ज्योग्राफिकल मेरिडियन के अबाउट या मिडिल पॉइंट ऑफ द अर्थ के अबाउट जो मूव करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई थी। उसके बाद हमने बोला था अब ये जो सैटेलाइट्स मूव कर रहे हैं किस स्पीड से मूव कर रहे हैं, हमने उसकी बात करी थी। तो मैंने बोला यार ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी हाइट आर ई प्लस एच पर कोई सैटेलाइट है, तो उसका जो ग्रेविटेशनल एनर्जी होगी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उन दोनों सैटेलाइट्स और अर्थ के बीच में, वो क्या होगा, कैपिटल जी, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट, और उनके बीच के डिस्टेंस का होल स्क्वायर। ये होगा भाई, बिल्कुल सही बात है। और क्योंकि ये सर्कल में मूव कर रहा है, तो क्या मैं इसको इक्वल कर दूं सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर? तो मैंने बोला सर एम वी स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच, इस चीज को हम लिख सकते हैं। आर ई प्लस एच से एक पावर कैंसिल आउट हो जाती है। तो जो फाइनल मेरे पास चीज बचती है वी नॉट की वैल्यू, विच इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। कोई सैटेलाइट जब अर्थ के अबाउट मूव करता है, ऑर्बिट करता है एक आर ई प्लस एच ऑर्बिट में, यानी सेंटर से आर ई प्लस एच डिस्टेंस की ऑर्बिट में जब वो क्या करता है, मूव करता है, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है उस ऑर्बिट में मूव करने की, दैट इज आर ई प्लस एच। फिर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आपको ऐसा लगता है क्या कि इतने सारे सैटेलाइट मूव कर रहे हैं, ये एक दूसरे से कोलाइड क्यों नहीं करते? यार हो सकता है ना कि इतने सारे सैटेलाइट है, सबका मास डिफरेंट डिफरेंट है, तो क्या एक दूसरे से कोलाइड कर सकते हैं? तो मैंने आपको एक बात बताई थी, क्योंकि ये सैटेलाइट मूव कर रहे हैं। और यहाँ अगर आप रिलेशन देखो, तो रिलेशन में कहीं भी मास ऑफ सैटेलाइट तो आया ही नहीं। जो भी चीज है यहाँ पर है, मान लो अगर बहुत सारे सैटेलाइट है जो आर ई प्लस एच हाइट पर है, सेम हाइट पर है, ठीक है, एक तो बात हो गई कि हाइट ही अलग है, तो कोलाइड करना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर सेम हाइट पर भी है, तो कोलाइड क्यों नहीं कर रहे? मैंने बोला सर इस पूरी क्वांटिटी में कहीं भी जी एम ई आर ई प्लस एच, इसमें कहीं भी आपके पास मास ऑफ सैटेलाइट का कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं। यानी सैटेलाइट कितना ज्यादा मैसिव है, इससे वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर दो सैटेलाइट्स, लेट सपोज इसका मास बहुत ज्यादा है और इस वाले का मास बहुत कम है, फिर भी क्या ये सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, और ये सैटेलाइट कभी भी सैटेलाइट को कोलाइड नहीं करेगा, सेम हाइट पर है तो। बात समझ आ गई? क्योंकि मास है ही नहीं, सीधी सी बात ये थी। और आपको एक बात और बता दूं, जो भी सैटेलाइट्स लॉन्च करे जाते हैं वो हमेशा एक ही सेंस में लॉन्च करे जाते हैं। मान लो ऐसा नहीं होगा कि आप सेम हाइट पर एक आपने क्लॉकवाइज ले लिया, दूसरा आपने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, तो यार होने वाले कोलिजन ना। इतना इतना दिमाग तो उनमें भी है, कितना करोड़ों रुपया लगा के सैटेलाइट भेज रहे हैं। तो जिस सेंस में अभी तक आपके सैटेलाइट सारे भेजे गए हैं, उसी सेंस में उन सैटेलाइट को जो है वो भेजा जाए। यहाँ तक बात क्लियर है? चलो। इसके बाद हमने बोला कि हाँ कोलिजन पॉसिबल नहीं है। कोलिजन पॉसिबल ना होने के दो चीजें, नंबर वन, क्योंकि मास पर डिपेंडेंसी नहीं है, तो हर चीज की वेलोसिटी सेम है, और सेम डायरेक्शन में अगर सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो आपका कोलिजन हो नहीं सकता। नंबर टू, दोनों सारे सेक्टर्स हमेशा सेम सेंस ऑफ रोटेशन में ही रोटेट कर रहे थे, कोई भी अपोजिट डायरेक्शन में नहीं आ रहा होता। तो बेसिकली कोलिजन पॉसिबल है नहीं सेम हाइट पर। यहाँ तक की हमने बात करी थी। फिर मैंने बोला क्योंकि इन जनरल जो रेडियस ऑफ अर्थ होती है, वो आप मान के चलो कुछ 64,000, ऐसा कुछ हो गया आपके पास 64,000 किलोमीटर।
तो आप मान के चलते हो कभी कभी आर ई प्लस एच को सीधा सीधा आर ही यूज कर लिया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने बोला कि सर अगर आपको क्या करना है, लेट सपोज मैं पहले एच, अर्थ की सरफेस से एच हाइट पर मेरा सैटेलाइट मूव कर रहा था, और अब मुझे उसको एच से 2h हाइट पर ले जाकर मूव करवाना है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी ऑर्बिट को चेंज कर रहा हूँ। जिस ऑर्बिट में मैं रोटेशन कर रहा था अर्थ के अबाउट, उस ऑर्बिट को ही अगर मैं चेंज कर रहा हूँ तो क्या करना पड़ेगा। सर मान लेते एच पर आपके पास कोई स्पीड थी। अब तुम एक बात देखो, यहाँ पर कैपिटल जी कांस्टेंट है, कैपिटल एम कांस्टेंट है, कैपिटल जी कांस्टेंट, कैपिटल एम कांस्टेंट, आर ई कांस्टेंट। तो जो एच और वी में रिलेशन है, तो मतलब आपके पर्टिकुलर हाइट पर आपकी पर्टिकुलर वेलोसिटी फिक्स है, या कह सकता हूं कि पर्टिकुलर वेलोसिटी अगर आप देते हो किसी सिस्टम को तो पर्टिकुलर हाइट पर जाकर इक्विलिब्रियम में आएगा। क्या ये बात थोड़ा सेंस बना रही है। कैपिटल जी कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट, अर्थ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट। मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल वेलोसिटी और हाइट, ये दो ही चीज है। हाइट के करस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल वेलोसिटी मिलेगी, या कह सकते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग हाइट मिलेगी आपको। यानी अगर मैंने किसी स्पेसशिप को कुछ वेलोसिटी दे रखी है, तो उस वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग वो किसी हाइट पर जाकर इक्विलिब्रियम में आएगा, और वहां पर जाकर वो क्या है, उस ऑर्बिट में घूमेगा। अब अगर मुझे हाइट बढ़ानी है, या कह सकता हूं मुझे मूव करना है, तो अगर मैं इसी चीज को जरा मैंने रिफ्रेश करा इसी इक्वेशन को कि आर ई प्लस एच विल बी इक्वल टू दिस थिंग, तो यहां से मैं एच इज इक्वल टू बोल सकता हूँ कैपिटल जी एम ई बाय वी नॉट स्क्वायर माइनस आर ई। सही लिखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर तुम ध्यान से देखो, तो अब अगर मैं वेलोसिटी इंक्रीज करता हूं, क्या करता हूं, वेलोसिटी इंक्रीज करता हूं, तो क्या एच की वैल्यू कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। सर वेलोसिटी बढ़ाने से एच की वैल्यू तो कम होगी, ये डिवाइड में है ना भाई। तो जब ये वैल्यू बढ़ेगी तो क्या ये वैल्यू कम होने वाली है। बिल्कुल सर कम होने वाली है। जब भी मैं वेलोसिटी को बढ़ाऊंगा तो क्या हाइट कम होने वाली है। सर बिल्कुल कम होने वाली है। इसका मतलब है अगर मुझे हाइट बढ़ानी है तो वेलोसिटी कम करनी पड़ेगी। हाइट बढ़ाने के लिए वेलोसिटी कम करनी पड़ेगी। और अगर आप किसी चीज की वेलोसिटी कम कर रहे हो, इसका मतलब आप, मैं क्या कह सकता हूँ कि आप उसकी एनर्जी कम कर रहे हो। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कैसे देते थे, काइनेटिक एनर्जी देते थे हाफ एम वी स्क्वायर। अगर वेलोसिटी कम कर रहे हो, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कम कर रहे हो, ऐसा कह सकते हैं। यानी अब इस बात का कंक्लूजन समझो कि आप अगर किसी हाइट एच पर हो और मान लो आपके पास कोई एनर्जी ई है, अगर आप चाहते हो कि अर्थ से एच की जगह 2h हाइट पर जाकर मैं क्या करूं, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल मोशन करूं, तो मुझे वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी या कम करनी पड़ेगी। आपको वेलोसिटी कम करनी पड़ेगी। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया था, आवाज नहीं आई तो शायद आपको समझ नहीं आया होगा। लेट्स सपोज आपके पास कोई पत्थर है, उस पत्थर को आप घुमा रहे थे, और आप उस पत्थर को घुमाते घुमाते एक्स्ट्रा फोर्स मत दो, नीचे से उस वायर को खींच लो। तो क्या तुम्हें लगता है कि जो पार्टिकल पहले ऐसे ऐसे मूव कर रहा था, क्या जल्दी से घूमने लगता है एकदम से। सोच के देख, हाथ में पत्थर ले, धागे से बांध, ऐसे करके घुमाओ 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 घुमाओ, और फिर नीचे से जो धागा है ना, उसको एकदम से खींच लो। तो क्या वेलोसिटी बढ़ती दिखती है तुम्हें। हाँ से बढ़ती तो दिखती है। सोचो एक बार, नहीं करा तो करके देखो, मजा आएगा। ठीक है, सोच के देखो, नहीं करा तो करके देखो, मजा आएगा। ठीक है, तो बेसिक सी बात क्या पता चली, जब भी आपको कम हाइट पर आना होता है तो क्या आपको आपकी एनर्जी वेलोसिटी बढ़ानी पड़ती है। बिल्कुल सही बात है। तो ज्यादा हाइट पर जाने के लिए वेलोसिटी कम करनी पड़ेगी। एज सिंपल एज दैट। तो अगर आप v को इंक्रीज करते हो, वेलोसिटी इंक्रीज करते हो, अगर आप तो वेलोसिटी इंक्रीज करने के लिए आपको, यू विल टेंड टू लोअर इन द, आपको यू विल ट्रेवल इन लोअर ऑर्बिट। और इस लोअर ऑर्बिट में मूव करने के लिए, इस लोअर ऑर्बिट में मूव करने के लिए एनर्जी, आपने वेलोसिटी इंक्रीज करी है तो यू विल ट्रेवल इन अ लोअर ऑर्बिट, आप अर्थ के पास आ जाओगे, एनर्जी विल इंक्रीज। या कह सकते हैं अगर किसी आर्टिफिशियल सैटेलाइट की अगर मैं एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दूं, तो उसकी ऑर्बिटल डिस्टेंस या एच हाइट पर क्या फर्क पड़ेगा। सर एनर्जी बढ़ाओगे तो हाइट जो है वो कम हो जाएगी। सिमिलरली अगर आपने वी को डिक्रीज करा, इसका मतलब एनर्जी डिक्रीज करे, तो क्या होगा, आप ज्यादा हाइट पर जाओ। मान लो एनर्जी बहुत ज्यादा डिक्रीज कर दी, तो बहुत ज्यादा डिक्रीज करने पर एनर्जी क्या वो बाहर चला जाएगा, छोड़ देगा। सेम बात है। उसके बाद हमने बात करी थी क्या, एस्केप वेलोसिटी की बात की। एक ऐसी वेलोसिटी किसी पार्टिकल को दे दी जाए जिससे क्या करे, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को छोड़ के बाहर चला जाए, उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। इन जनरल एस्केप वेलोसिटी जो अर्थ के मास पर डिपेंडेंट है, क्योंकि वी नॉट क्या था, मास ऑफ अर्थ पर डिपेंडेंट है ना यार। तो मैं बोलता हूँ जो एस्केप वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो आती है कुछ 11.2 किलोमीटर पर आवर। एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि लेट सपोज अर्थ पे एटमॉस्फेयर है, मून पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है। अर्थ पे गैसेस है ना आपके पास, मून पर आपके पास गैसेस क्यों नहीं है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसका सिंपल सा आंसर ये होगा कि सर क्योंकि अर्थ पे जो आपका जो
एस्केप वेलोसिटी वो 11.2 किलोमीटर पर आवर है, पर सेकंड है। और हमें एक बात समझ में आ रही है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की बात करें, ठीक है। हाँ, और हमें एक बात समझ आती है सर, जितनी भी आपकी गैसेस हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्या ये सब क्या करती है, आर्बिट्ररी मोशन करती हैं, जिसको zigzag मोशन करती हैं, जो उस मोशन में जो इनकी स्पीड होती है वो इससे कम होती है। क्या होती है, इससे कम होती है, क्योंकि मून का मास कम है और मून का रेडियस भी कम है। तो करस्पेंडिंग टू दैट, तो मून पर जो एस्केप वेलोसिटी है वो रिलेटिवली कम है। इतनी कम है कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जितनी भी गैसेस हैं, उनकी वेलोसिटी, उनके मोशन की वेलोसिटी किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, क्योंकि उनकी मोशन की वेलोसिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा वेलोसिटी। तो उनके मोशन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर क्या है, और मून की एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा, इसलिए वो मून के एटमॉस्फेयर को एस्केप कर गए। किसी भी चीज की वेलोसिटी अगर एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा होगी तो वो उस एटमॉस्फेयर को क्या कर जाती है, एस्केप कर जाती है। तो यही हुआ है, और सारी गैसेस मून के एटमॉस्फेयर को क्या कर चुकी हैं, एस्केप कर चुकी हैं। आपने कई बार सुना होगा कि जुपिटर पे एटमॉस्फेयर अर्थ के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा डेंस है। क्यों डेंस है, क्योंकि जुपिटर पर एस्केप वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा है कि कुछ गैसेस जो आपको लगता है शायद अर्थ से एस्केप कर रही होंगी, हो सकता है जुपिटर से ना कर गई हों। दैट इज अ फील्ड ऑफ स्टडी कि भाई वहां पर कौन कौन सी गैसेज है, क्या कुछ ऐसी भी गैसेज है जो अर्थ के पास नहीं है, क्योंकि escape वेलोसिटी ज्यादा है, तो कुछ ऐसी गैसेज पॉसिबल है, कुछ ऐसे एलिमेंट पॉसिबल है जो यहाँ से escape कर चुके हैं पर शायद जुपिटर से escape ना करे गए हों। तो दैट इज अ वे ऑफ थिंकिंग। तभी तो आप चीजें भेजते हो कि भाई और कुछ एलिमेंट पता चल जाए किसी सिस्टम के बारे में, तभी तो आप ये सब चीजें करते हो। बात समझ आ गई। तो यहाँ तक हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। टॉपिक आपका है नया, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड मोशन। ठीक है भाई, फ्लूइड मोशन की जो है हम बात करने वाले हैं। चलो, हाँ, अब बात करते हैं फ्लूइड मोशन की। सबसे पहले तो समझते हैं कि फ्लूइड क्या है। सर, जो भी चीज विच डू नॉट हैव एग्जैक्ट, या फिर कहना चाहिए फिक्स शेप एंड साइज, एक ऐसी चीज जिसका शेप एंड साइज फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, जिस भी मीडियम में आप डालोगे, जिस भी कंटेनर में आप डालते हो, उसका साइज ले लेती है, उसको बोलते हैं फ्लूइड। तो फ्लूइड में सर बेसिकली दो चीजें आएंगी, एक तो आएंगे लिक्विड्स और एक आएंगी गैसेस। लिक्विड एंड गैसेस, इन दोनों को बोला जाता है कि सर ये क्या है, फ्लूइड है। इतनी बात समझ आई हमको। अब इसमें एक चीज और समझे, इन जनरल जब भी आप बात करते हैं, आपके कोर्स के रिस्पेक्ट में बता दूं या फिर इन जनरल बीएससी तक के लेवल तक भी, जब भी फ्लूइड की बात होती है तो ये माना जाता है कि 98 टू 99% बात सिर्फ लिक्विड की होती है, गैसेस की बात है बहुत 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 कम करी जाती है। जब भी फ्लूइड मोशन की बात होती है मैकेनिक्स में, अगर आप पढ़ रहे हो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस तो ऑब्वियसली गैसेस की बात होगी, थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली गैसेस की बात होगी। लेकिन जब फ्लूइड मोशन आप काइनेमेटिक्स में पढ़ते हो तो इन जनरल जो बात करी जाती है वो करी जाती है लिक्विड्स की। लेकिन हमको इसमें भ्रमित नहीं होना है, हमें ये बात समझ आनी चाहिए कि फ्लूइड का मतलब होता है ऐसी चीज जिसका शेप एंड साइज एग्जैक्ट ना हो। तो अगर मेरे को लिक्विड है और गैस है, तो दोनों ही फ्लूइड की कैटेगरी में आएंगे। एक नंबर का क्वेश्चन अगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लूइड, आपको बोला कि लेट्स सपोज वुड हो गया, और आपके पास हाइड्रोजन गैस हो गई, और आपके पास वाटर हो गया, और आपके पास हो गया लेट्स सपोज स्टील। समझ रहे हो? और आपको नीचे ऑप्शन दे देगी फर्स्ट एंड सेकंड इज लिक्विड फ्लूइड, सेकंड एंड थर्ड इज फ्लूइड। तो आपको समझ आना चाहिए कि गैस और लिक्विड दोनों ही फ्लूइड है। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर हो गया कि फ्लूइड है क्या। अब बात करते हैं फ्लूइड मोशन की। देखो, फ्लूइड मोशन जब आप पढ़ते हो, यानी हम बात करते हैं किसी लिक्विड की। लिक्विड के मोशन में जब आप बात करते हो तो दो चीजों की बात हमें करनी है। सबसे पहली बात तो ये कि लेट सपोज मेरे पास ऐसा कोई लिक्विड है ना भाई, इसमें ये सब पूरा मैंने लिक्विड में रखा है। क्या हर एक लिक्विड के पास अपनी क्या होगी, डेंसिटी होगी क्या, है ना भाई। एक काम करो, सबसे पहले तुम हेडिंग यही डाल लो, डेंसिटी हेडिंग डाल लो, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ लोगों को शायद डेंसिटी पता होगी, पॉसिबिलिटी है शायद कुछ लोगों को नहीं पता हो। तो पहली हेडिंग जो डालनी है वो डाल दो डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, आप इसको रिप्रेजेंट करते हो रो से, ठीक है। अगर ये है वॉल्यूम डेंसिटी, ठीक है, अगर सरफेस डेंसिटी है तो सिग्मा, लीनियर डेंसिटी है तो लैम्डा। पर इन जनरल डेंसिटी वॉल्यूम की ली जाती है तो हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होती क्या है सर, किसी भी चीज की डेंसिटी रिप्रेजेंट करती है कि उसका जो मास है वो मास स्पेस में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम इज द डेंसिटी ऑफ अ ऑब्जेक्ट। इस चीज को जरा समझने की कोशिश करते हैं।
लेट्स सपोज आपके पास ना भूसा है 1 किलो। क्या है? भूसा। भूसा समझते हो ना, गाय गाय चारा जो खिलाते हैं, वो भूसा आपके पास 1 किलो। ठीक है। और आपके पास है लेट्स सपोज लोहा। तो आपके हिसाब से 1 किलो भूसा और 1 किलो लोहे में से सबसे ज्यादा भारी कौन है? ये यूट्यूब वीडियो देखी तुमने, जैसे पागल बनाते लोगों का कि 1 किलो भूसा और 1 किलो लोहे में से भारी कौन ज्यादा? अरे यार ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उनका मास बराबर है तो उनका वेट बराबर होगा। 1 किलो है ना दोनों, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें वो जो चीज हमारा जो समझने का तरीका है वो क्या है कि सर 1 किलो में भूसा सारा आ सकता है, स्टील थोड़ी सी आएगी या लोहा थोड़ा सा आएगा। तो जो चीज चेंज हो रही है वो मास नहीं है, वो वेट नहीं है। क्या चीज चेंज हो रही है? डेंसिटी। क्योंकि उस 1 किलो मास में वॉल्यूम ऑफ भूसा बहुत ज्यादा है। अगर वॉल्यूम ऑफ भूसा ज्यादा है तो डेंसिटी कम हो गई, और स्टील का वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी ज्यादा हो गई। तो वो चीजें जो सेम मास में कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं, ज्यादा डेंस होती हैं, उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। और वो चीजें जो सेम मास में ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं, उनकी डेंसिटी कम होती है। अगर मैं यूनिट की बात करूं, तो यूनिट क्या हो जाएगी? केजी, क्योंकि मास केजी में होता है, और वॉल्यूम यानी मीटर क्यूब। ठीक है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ डायमेंशंस की, डायमेंशंस पढ़ चुके हैं हम ना फर्स्ट क्लास में, आई गेस फर्स्ट या सेकंड क्लास में डायमेंशंस पढ़ाई थी। केजी को लिख सकते हैं सर एम में, और क्योंकि मीटर क्यूब यानी लेंथ का क्यूब है तो बेसिकली L-3। दिस इज गोइंग टू बी योर डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। ठीक है। तो किसी भी चीज की डेंसिटी इस तरह से रिप्रेजेंट करी जा सकती है। अगर डेंसिटी इस तरह से रिप्रेजेंट करी जा रही है, मान लो कि कभी कभी, अब आगे जाके फ्लूइड में मोस्टली क्या होता है कि आपको किसी मीडियम की डेंसिटी पता है, ठीक है, लेकिन आपको उसका मास नहीं पता, तो आप क्या करते हो सर? इसी फॉर्मूले से क्या मैं लिख सकता हूँ कि मास इज बेसिकली डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम। ये भी तो लिख सकते हैं। एक पार्टिकल की डेंसिटी और उसका वॉल्यूम अगर आपको पता है तो उसका मास मैं बता सकता हूँ कि कितना होगा। कोई दिक्कत तो नहीं, बस यहीं से इस फॉर्मूला ड्राइव करा है। ठीक है। ये आगे जाके यूज होगा बहुत बार, इसलिए लिख रहा हूँ मैं कि मास इज इक्वल टू डेंसिटी टाइम वॉल्यूम। एक चीज और आती है जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। ये लिख लो आप, रिलेटिव डेंसिटी। अब डेंसिटी तो सर जैसे समझ आ गई कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। रिलेटिव डेंसिटी क्या चक्कर है? रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव जो भी चीजें होती है वो, इसका मतलब क्या होता है कि मेरी स्पीड तुम्हारी रिलेटिव ये है, मेरा डिस्टेंस तुम्हारे रिलेटिव ये है, मेरा एक्सलेशन तुम्हारे रिलेटिव का बेसिक मतलब होता है किसी और के रेफरेंस में या किसी और के आंखों के द्वारा, किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, किसी और के कंपैरिजन में, वो आप बोलते हो ना रिलेटिव, कि यार वो मुझसे स्टडीज में रिलेटिवली अच्छा है, तेरा घर मेरे घर से रिलेटिवली अच्छा है, तेरी शक्ल मेरी शक्ल से रिलेटिवली अच्छी है। अरे जो भी समझो, पॉइंट क्या है कि किसी से कंपैरिजन हो रहा है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी में भी सर क्या होना चाहिए? कंपैरिजन होना चाहिए। इन जनरल कंपैरिजन करें किससे? तो इन जो फ्लूइड में जो कंपैरिजन होता है वो होता है आपके वाटर से। ठीक है। तो हम बोलेंगे जब भी आप रिलेटिव डेंसिटी की बात करो तो इट इज द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है दैट इज बेसिकली इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। यानी 1/1/1, ऐसे 1 मीटर क्यूब का अगर आपके पास कोई बॉक्स है, ठीक है, ऐसे 1/1/1 अगर 1 मीटर क्यूब का आपके पास कोई बॉक्स है, तो उस बॉक्स में कितना पानी आएगा? 1000 किलो पानी आएगा उसमें। अगर 1 मीटर क्यूब का आपके पास कोई बॉक्स है तो एग्जैक्टली इतना ही आएगा। पॉइंट ये है, ठीक है भाई, कि एग्जैक्ट इतना ही पानी आएगा। ये पॉइंट हम बस ग्राफ बना दे रहा हूँ, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा, और कोई रीजन नहीं है इसको बनाने का। ठीक है भाई। तो इसमें सारे में अगर आपने पानी भर दिया है, इस सारे में अगर आपने पानी भर दिया, तो जो वेट होगा इस पानी का कितना होगा? 1000 × 10, क्योंकि जी से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप मान के चलो अगर 1/1/1 मीटर क्यूब में पानी भर दिया जाए तो उसका वेट कितना हो गया? सर 1000 किलोग्राम। ठीक है। ये क्या है बच्चे? वाटर। ठीक है। तो इसका जो वेट होगा कितना होगा? 1000 × G। 9.8 पे अगर मान के चलते हो तो 90 न्यूटन। दिस इज गोइंग टू बी योर वेट। ठीक है। यहां तक की पता।
अब आपने बोला रिलेटिव डेंसिटी, यानी किसी चीज का अगर रिलेटिव डेंसिटी की बात करो, इसका मतलब सर कि मान के चलो मैंने बोला कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ हनी इज 3। क्या बोला? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ हनी इज इक्वल्स टू 3। इसका बेसिक सा मतलब क्या है कि डेंसिटी ऑफ हनी इज बेसिकली इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी 3000 केजी पर मीटर क्यूब। क्या आपने कोई बात समझ आती है क्या? हनी ज्यादा क्या होता है? भारी होता है, थिक होता है, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, यानी सेम वॉल्यूम में ज्यादा वेट का हनी आएगा। सिंपल सी बात ये है। तो अगर डेंसिटी किसी मटेरियल की 3 है, रिलेटिव डेंसिटी, तो उसका मतलब क्या है कि उसकी डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर 3 होता है। यहाँ तक बात समझ आ गई? तो हमने डेंसिटी की बात कर ली, रिलेटिव डेंसिटी की बात कर ली, और हमने लिक्विड को समझ लिया, फ्लूइड को समझ लिया। अब हम बात करते हैं प्रेशर डिफरेंस इन अ फ्लूइड। क्या बोला मैंने? प्रेशर। पहले प्रेशर इन जनरल बात कर लेते हैं, हेडिंग डालो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक वो प्रेशर है जो आपके सिर पर हमेशा है, पर आपको दिखाई नहीं देता। आपके घर वालों का नहीं, आपके दोस्तों का नहीं, आपके संगियों का नहीं, पर आपके सिर के ऊपर जो हवा है उसका। ठीक है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है सर? ये वो प्रेशर है जो एटमॉस्फेयर में हमेशा होता है, जिसकी वजह से जो भी एयर हमारे ऊपर है, आसपास है, उसकी वजह से जो आप प्रेशर फील करते हो उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? प्रेशर इन जनरल होता क्या सर? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है? अब ये फोर्स कैसी फोर्स होनी चाहिए सर? ये फोर्स होनी चाहिए एरिया पे परपेंडिकुलर फोर्स। लेट्स सपोज मेरे पास अगर ये कोई एरिया था, तो इस पर मैंने फोर्स अगर इस तरह से लगाई है, तो इस फोर्स का जो परपेंडिकुलर पार्ट होगा, एफ परपेंडिकुलर और एरिया, इनका जो डिवीजन होगा ये प्रेशर कहलाएगा। ठीक है? लेट्स सपोज मैंने इस पर ऐसे फोर्स लगाई, तो जो पार्ट इसको नीचे दबा रहा है वो तो सिर्फ परपेंडिकुलर पार्ट है ना। क्या पैरेलल पार्ट कभी भी इसको नीचे दबाएगा? नहीं, जो परपेंडिकुलर पार्ट होगा वो इसको नीचे दबाएगा। तो इसलिए परपेंडिकुलर पार्ट की बात करी जाती है। ठीक है? तो इन जनरल इसी चीज को जो परपेंडिकुलर फोर्स होती है उसको बोल देते हैं थ्रस्ट। ये कुछ वर्ड हैं जो आपके डिक्शनरी में होने चाहिए अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो। थ्रस्ट क्या होता है सर? थ्रस्ट इज बेसिकली परपेंडिकुलर फोर्स ऑन एरिया। तो प्रेशर की जो आप फॉर्मूला लिख सकते हो उसे लिख सकते हो, प्रेशर इज द, अरे एक सेकेंड, प्रेशर इज द फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। और कैसी क्वांटिटी है सर? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों सर? फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो प्रेशर स्केलर क्वांटिटी कैसे हो गई? प्रेशर कैसी है? एक स्केलर। सर स्केलर क्वांटिटी इसलिए हो गई क्योंकि फोर्स वेक्टर था, लेकिन उस वेक्टर का एक ही कंपोनेंट की हम बात करें, दैट इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो क्या हमने उस वेक्टर की जो डायरेक्शन का सेंस था उसे खत्म कर दिया? जब आपने बोल दिया कि मुझे थ्रस्ट चाहिए यानी परपेंडिकुलर फोर्स चाहिए, तो उस वेक्टर का सिग्निफिकेंस तो खत्म हो गया। अब तो बस परपेंडिकुलर चीज की बात हो रही है। तो परपेंडिकुलर चीज की अगर बात हो रही है तो ऊपर ये वेक्टर एफ परपेंडिकुलर वेक्टर नहीं है, स्केलर है। एफ था वेक्टर, लेकिन उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है? वो तो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हमने बोलेंगे पी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ से हमें बात समझ आई। ठीक है? अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर लगा उसकी बात करते हैं। इसकी जो यूनिट होती है, जो बच्चे क्या होती है, इसकी यूनिट होती है पास्कल। यूनिट पास्कल बोल देते हैं, या अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं तो क्या हो जाएगा सर? न्यूटन की डायमेंशन क्या थी? मीटर, एम ए था ना, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, तो लिख सकते हैं सर एफ इज इक्वल्स टू एम ए सर के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हुआ। और डिवीजन में क्या है? मीटर स्क्वायर। तो काट कूट के क्या बचेगा? के जी पर मीटर सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशन कितनी हो जाएगी सर? एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया। बात क्लियर है? यहां तक बात हुई प्रेशर की। अब बात करते हैं एटमॉस्फेरिक से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वह प्रेशर है जो आपने पूरे एटमॉस्फेयर पे लगाया। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसको लिखने के दो तरीके हैं। एक तो लिखते हैं, इसको सीधा सीधा लिख लेते हैं 1 एटीएम। 1 atm is basically atmospheric pressure, and this is equals to 1.03 into 10 raised to power 5 पास्कल, या कभी कभी इसको अप्रोक्सीमेशन में बोल देते हैं 100 किलो पास्कल। ठीक है? अप्रोक्सीमेशन में 100 किलो पास्कल बोल देते हैं। वैसे 1.03 10 raised to power 5 पास्कल होता है। 103 किलो पास्कल हो जाएगा, बट कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए कभी कभी 100 किलो पास्कल भी बोल देते हैं। तो मान लो अगर आपको, ये तो किसका था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसका?
एयर का, मतलब जो भी अपने अराउंड सराउंडिंग है उसका। लेट सपोज अगर मैं आपको बोलूं कि जुपिटर पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट इज 5 एटीएम, आप बताइए वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है पास्कल में। तो कुछ नहीं, 5 एटीएम करना है, एटीएम की वैल्यू मुझे पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की 1.0 5 से मल्टीप्लाई करो वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मिल गया। छोटी छोटी सी बातें कर सकते हैं क्या, वो भी आप रिलेटिवली बता रहे हो ना, किसके रिस्पेक्ट में, अर्थ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में बता रहे हो, ठीक है। तो आपको जो चीज के रिस्पेक्ट में चीजें बताई गई हैं वो रिस्पेक्ट में जो वैल्यू वो बताओ। जैसे अभी तक हम बात कर रहे थे पानी के रिस्पेक्ट में डेंसिटी बताओ, तो डेंसिटी से रिलेटिव डेंसिटी बताई पानी के रिस्पेक्ट में। रिलेटिव प्रेशर किसके रिस्पेक्ट में बताओगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में। बात क्लियर है। हाँ, तो अगर मैं बात करूं रिलेटिव प्रेशर इज इक्वल्स टू 5 है किसी जगह का, तो इसका मतलब इट इज 5 टाइम्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन अर्थ। तो बेसिकली हो जाए 5.15 10⁵ पास्कल। एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है भाई, बात समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये भी एक क्वेश्चन ही था हमारा। चलो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ आ गया। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कुछ छोटे छोटे से वो समझो प्रैक्टिकल नॉलेज। आपने वो देखे स्टिकी वो आते थे रबड़ वाले, जिसको ऐसे करके अगर किसी सरफेस पे चिपका दो तो वो चिपक जाते थे। ऐसा क्यों हो रहा था, क्या हो रहा था, जैसे मैंने कोई रबड़ का कुछ स्ट्रक्चर आता है, कप्स जो होते हैं छोटे छोटे से, उसको अगर मैं यहाँ पे किसी सरफेस पे चिपकाऊं तो चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। सर बेसिकली होता क्या है, जब आप उस कप को चिपकाते हो, पहले तो वो ऐसा ऐसा सा कुछ होएगा, ठीक है, पहले वो कुछ ऐसा रहेगा, ऐसा। जब आप इसको दबाते हो तो क्या इसके अंदर की सारी एयर को बाहर निकाल देते हो, हाँ सर। जब इस सारी एयर को बाहर निकाल दिया तो इस सरफेस और इसके बीच में कोई एयर नहीं है, लेकिन क्या मुझे पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा होगा, बिल्कुल। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे काम करता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस काम करता है ऑलवेज, हर सरफेस से परपेंडिकुलर ही होता है प्रेशर, ये बात अपने दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। ये हर सरफेस से प्रेशर कैसा होता है, परपेंडिकुलर ही होता है ऑलवेज, ठीक है। तो उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो वो है वो चिपका रहता है, दैट इज द होल पॉइंट बिहाइंड इट, ठीक है। और आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या, 10⁵ पास्कल, यानी ये फोर्स बहुत ज्यादा लगा सकता है ना। अगर इसका एरिया तुम्हें दे दूं तो क्या फोर्स बता सकते हो कि कितना फोर्स लग रहा है, सिंपल सी बात है ना, मल्टीप्लाई कर देना सिर्फ प्रेशर को एरिया से, फोर्स आ जाए। तो ये एक एप्लीकेशन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। और इसके अलावा एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं प्रेशर इनसाइड अ फ्लूइड। ये अपने काम की चीज है, प्रेशर इनसाइड अ फ्लूइड। अब बेसिकली हो क्या रहा है, लेट सपोज मेरे पास ये एक फ्लूइड है, ठीक है भाई, और ये पूरा फ्लूइड जो है मैंने ऐसे भर रखा है, पानी से भर रखा है। अगर आप देखो ये पानी कैसा है, स्टैटिक है। अगर हाइड्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ऐसी ब्रांच जहां पर पानी जो है स्टैटिक है। अगर स्टैटिक है ये पानी, मतलब आगे पीछे कहीं भाग नहीं रहा, और भाग नहीं रहा तो ऐसा क्यों हो रहा होगा। एक बात सोचो, क्या पानी का वेट नहीं होता, सर वेट तो होता है। तो अगर इसमें एक मैं छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूँ, कुछ ध्यान से देखो, ये मैंने एलिमेंट लिया, ठीक है। इस एलिमेंट में मैं कह रहा हूँ कि यार ऑब्वियस सी बात है सर, इसका वेट तो होगा ना कुछ, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसका वेट ना हो, कुछ ना कुछ तो वेट होना चाहिए। अगर ये वेट, पानी का जो वेट रुका हुआ है, तो यहाँ किसी ना किसी फोर्स की वजह से रुका हुआ। जो प्रेशर लगता है किसी भी सरफेस पर, वो हमेशा कैसे लगते हैं बच्चे, परपेंडिकुलर लगते हैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इस पे हर जगह से लग रहा होगा यहाँ से प्रेशर। अगर ये पानी अंदर है तो सर ये पानी अंदर है तो यहाँ पे प्रेशर लग रहा होगा, यहाँ पे प्रेशर लग रहा होगा, इनसाइड भी लग रहा होगा, आउटवर्ड भी लग रहा होगा। अब अगर ध्यान से देखो तो जो सरफेस के यहाँ वाले प्रेशर है ये तो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे। लेकिन जो ऊपर का प्रेशर है, इसको लेट सपोज P1 बोल देते हैं, और जो नीचे का प्रेशर है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा क्या। सर एक बात बताओ, जो इनसाइड ये जो वेट है, क्या ये भी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। ये जो पानी का वेट है क्या ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, हाँ सर बिल्कुल काम करेगा। यानी क्या होना चाहिए कि सर इसका अगर एरिया ए मान के चलता हूं, तो P1A वो फोर्स है जो ऊपर लग रही है, प्लस इसका वेट यानी mg इक्वल होना चाहिए P2A के बराबर। तभी जाकर ये क्या हो सकता है, स्टैटिक कंडीशन हो सकता है, वरना तो ये चलने लगेगा। अगर रुका हुआ, अब तो दोबारा समझो क्या कह रहा हूँ। अगर पानी तुम्हारे में भरा हुआ है, तो मैंने उसमें एक पानी में एक इमेजिनरी बॉक्स माना, मैंने बोला यार अगर इस बॉक्स में जो पानी है यार, ये इसको नीचे आना चाहिए था, ये ऊपर क्यों, ये रुका क्यों हुआ है। इसलिए रुका हुआ है, इसे ऊपर एक प्रेशर लग रहा होगा, नीचे एक प्रेशर लग रहा होगा, और नीचे वाला प्रेशर ऊपर वाले प्रेशर और इसके वेट दोनों को मैनेज कर रहा होगा, तभी ये रुका होगा, वरना रुक नहीं सकता। तो मैंने बोला एक काम करो,
इसका जो मास है ना, इसको इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिखते हैं। तो मैंने बोला सर P1A प्लस मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कौन सा बच्चे? ऑब्जेक्ट का, इंटू जी इज इक्वल्स टू P2A। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है, क्या लेंथ इंटू एरिया लिख सकता हूं मैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। P1A विल बी इक्वल्स टू रो एरिया इंटू लेंथ जी इज इक्वल्स टू P2A। क्या बात समझ आई सर? यहाँ से ए ए खत्म हो चुका है, यानी P2 की जो वैल्यू आएगी सर वो आई है P1 प्लस रो एल जी। या मैं अगर डिफरेंस की बात करूं यानी P2 माइनस P1 की बात करूं तो ये कितना आता है? रो एल जी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लेंथ ऑफ जी ऑब्जेक्ट एंड जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यानी मुझे समझ आई कि किसी भी लिक्विड में अगर आप एल लेंथ या एच लेंथ नीचे आते हो तो उसका प्रेशर इंक्रीज करता है रो एल जी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो इन जनरल आगे जाके आप डायरेक्ट यूज करोगे। कि लेट सपोज मैं मान के चलूं कि यहाँ पर मानो पार्टिकल ए पर जो प्रेशर है वो पी ए है, और इससे आप एच हाइट नीचे आते हो और आप बोलते हो कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो पीबी है, तो मुझे पता है कि पीबी विल बी इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ ए प्लस रो, अगर एच हाइट नीचे आयो, एच जी। बात समझ आई? अगर ये पूरा का पूरा लिक्विड था तो मान लो सर अगर ये लिक्विड ना हो और ये ऐसे खुला हुआ कंटेनर हो, इस बार मेरे पास कैसा कंटेनर? अभी तक सारे क्लोज कंटेनर की बात चल रही थी ना, अब मेरे पास ये कंटेनर जो है वो खुला हुआ है। ये मैंने खुले हुए कंटेनर की बात करी है जी। अब क्या होगा देखो, अगर ये कंटेनर खुला हुआ है तो मुझे पता है जब सरफेस के ऊपर क्या प्रेशर है। ये पानी तो सिर्फ आधा ही भरा हुआ है, सारा तो भरा नहीं हुआ। तो सर यहाँ पर जो प्रेशर होगा, क्या यहाँ पर जो प्रेशर होगा ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा? पी नॉट बोल देता हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ना। और जब आप एच हाइट नीचे आओगे तो इस प्रेशर को मैं बोल देता हूँ ए। तो पी ए क्या होगा सर? पी ए होगा पी नॉट प्लस रो एच जी, अगर आप एच हाइट नीचे आए हो तो। यहाँ पर था पी नॉट, यहाँ पर है पी नॉट प्लस रो एच जी। तो चेंज इन प्रेशर या डेल्टा पी जिससे आप बोलते हो वो कितना है सर? वो हमेशा रो एच जी। यानी इसका बेसिक सा मतलब क्या हुआ कि किसी भी लिक्विड में अगर आप एच हाइट नीचे आते हो तो जो प्रेशर में इंक्रीज होता है वो होता है रो एच जी। रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एच इज द हाइट ऑफ द लिक्विड, जितना आप डेप्थ में नीचे आए हो, और जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये आगे जाके बहुत यूजफुल होने वाला है। बात क्लियर है? सिंपल सी बात है, बहुत बढ़िया। एक छोटा मोटा क्वेश्चन लगता है आ गया कि आपका इन जनरल आप क्या करते हो कि जब आप डीप सी वो करते हो एक्सप्लोरेशन, लेट्स सपोज आपकी एक लेवल है जितना नीचे आप जा सकते हो सी में, ज्यादा नीचे जाते हो तो आदमी मर जाता है। क्यों मर जाता है भाई? बेसिकली होता क्या है, अगर आप सी में बहुत ज्यादा नीचे चले गए तो क्या जैसे जैसे हाइट आप नीचे जा रहे हो क्या वैसे वैसे आप पर लगने वाला प्रेशर बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। अगर आप ज्यादा चले नीचे चले जाओ तो क्या आपका लगने वाला प्रेशर बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। सर आपने देखा होगा जो भी डीप सी क्रीचर्स होते हैं वो बड़े चपटे से होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्रेशर बहुत ज्यादा लग रहा होता है। ये सच में है, ये बाय नेचर ऐसा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रेशर झेल रहे होते हैं। तो विद द एवोल्यूशन वो सारे के सारे कैसे होते हैं? तो चपटे से हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा है साइड से। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप एच हाइट नीचे गए किसमें? सी में, बहुत ज्यादा नीचे चले गए, ठीक है, ये कहीं सी था बहुत लंबा चौड़ा सा। एक सेकंड, ये बहुत लंबा सा कोई सी था और आप चले गए बहुत ज्यादा नीचे, यहाँ कहीं पहुंच गए, ठीक है, यहाँ यहाँ आप हो। तो यहाँ पर आपकी चेस्ट पर जो प्रेशर होगा, कैविटी पर जो आपके प्रेशर होगा, क्या ये बहुत ज्यादा होगा? ये प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि इवन तो यू आर हैविंग ऑक्सीजन टैंक, ऑक्सीजन टैंक है आराम से, उसको कुछ नहीं हुआ है, फिर भी ऑक्सीजन लेने के लिए, इनहेल करने के लिए, क्या चेस्ट कैविटी आपको ऐसे डायफ्राम आपको अपना खोलना पड़ता है, फेफड़े खोलने पड़ते हैं, लंग्स आपको बड़े करने पड़ते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए। जब आप अपने ये लंग्स लेते हो तो क्या आपकी कैविटी थोड़ी ऊपर आती है? अगर मैं आपकी कैविटी को ऐसा पकड़ दूं, उसको क्या है, फुलने ना दूं, तो क्या आप सांस नहीं ले पाओगे? सोचो, अगर ये कैविटी खुल ही नहीं सकती क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर लग रहा है कि कैविटी एकदम दबी हुई है, बेचारी हड्डियां टूट रही हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो कैविटी खुल ही नहीं पाएगी। तो इवन दो यू आर हैविंग ऑक्सीजन, आप सांस नहीं ले पाओगे और वहीं मर जाओ। दैट्स व्हाट हैपन। इसीलिए बहुत सारे लोग ज्यादा डीप सी में नहीं जा सकते। इसलिए डीप सी एक्सप्लोरेशन जो करे जाते हैं वो करे जाते हैं सबमरीन में बैठ के। आप खुद से ऐसे अकेले जाके नहीं जाते कि मेरे पास तो गैस टैंक है ना बड़ी, मैं तो जाएगा, नहीं जाएगा भाई, मर जाएगा। तो आप एक लेवल तक ही जा सकते हो जहां तक आप उस प्रेशर को झेल सको, दैट यू कैन ब्रीथ नॉर्मली।
जब ब्रीदिंग में मिस्टेक दिक्कत हो रही है, चुपचाप ऊपर आ जाओ, ज्यादा नीचे जाओगे दिक्कत हो जाएगी, आपको सांस नहीं आएगी, एकदम से बेहोश हो जाओगे, और जैसे बेहोश हुए खेल खत्म है, फिर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए डीप सी एक्सप्लोरेशन आप नहीं कर सकते इवन दो यू आर हैविंग ऑक्सीजन टैंक। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल है इसका कि हाइट के साथ साथ आपका प्रेशर बढ़ता है उस चीज का। यहां तक बात क्लियर? एक छोटी सी चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि शायद आपके लेवल से थोड़ी ऊपर है, पर मैं मेरा मन है बताने का तो मैं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि पेपर थोड़ा सा टफ आ जाए तो दिक्कत आ जाएगी, है ना भाई। अभी तक हमने बात करी थी सर लिक्विड की डेंसिटी एक ही थी, लेकिन लेट सपोज अगर मैं एक वेरिएबल डेंसिटी का लिक्विड लेकर आऊं तब क्या होगा? लेट सपोज ये मेरे पास एक क्या है, रीजन है, ऊपर मैंने तेल डाला है और नीचे मैंने डाला है वाटर। तो क्या मेरे को एक अलग अलग सेपरेट तेल के ऊपर वाटर के ऊपर तेल तैरता दिखाई देता है? यही कहानी कर रहे हैं कि एक डेंसिटी रो है, दूसरी टू रो है, और इसके ऊपर क्या है सर, यहाँ पर मान सको ये एटमोस्फियर है। ठीक है, तो मैं आपको 3 पॉइंट्स दे रहा हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट दिया मैंने ए पॉइंट, दूसरा पॉइंट दिया मैंने बी पॉइंट, और तीसरा पॉइंट दिया मैंने सी पॉइंट। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है इसको H2 बोलते हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है इसको H1 बोलते हैं। एक पॉइंट मिडिल में और दे देता हूँ, लेट सपोज डी पॉइंट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है उसको बोल देता हूँ एल। ठीक है, कोई भी नंबर दे दिया, फर्क वो पॉइंट ये नहीं है कि क्या बोलना चाहिए, पॉइंट ये है कि मेरे को समझ आए कि क्या हो रहा है। अब ए पर क्या प्रेशर है जरा सोचो, सर पॉइंट ए पर क्या प्रेशर लग रहा है? सर पॉइंट ए तो एटमोस्फेयर में है, तो इस पर प्रेशर जो होगा वो होगा एटमोस्फेरिक प्रेशर। बात क्लियर है? पॉइंट बी पर क्या प्रेशर होगा? सर पॉइंट बी पर जो प्रेशर होगा एटमोस्फेरिक प्रेशर तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ जो H1 हाइट आप नीचे आए उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगेगा जो कि होगा रो ऑफ लिक्विड G एंड H1। बात क्लियर? क्योंकि आप किस डेंसिटी में आए हो, रो डेंसिटी में आए हो, तो इस तरह से आप लिख सकते हो रो जी H1। चलो सही है, बहुत अच्छी बात है। पीसी पर कितना प्रेशर होगा? सर पीसी पे जो प्रेशर होगा वो बेसिकली होगा, ध्यान से अगर मैं देखूं सर, पी नॉट तो था ही, प्लस इस लेंथ तक तो लिक्विड सिर्फ रो था, इससे नीचे लिक्विड टू रो डेंसिटी का है, तो क्या मुझे इसको अलग अलग लिखना चाहिए? क्या मुझे इसको लिखना चाहिए? सर पहले आपके पास प्रेशर था रो जी H1, और उस प्रेशर में आप ऐड करोगे ट्वाइस ऑफ रो जी H2। क्या इसको लिख सकता हूं? पीबी प्लस ट्वाइस रो जी H2, ये होगा प्रेशर एट पॉइंट सी। बात क्लियर है? तो आपके पास जब भी वेरिएबल डेंसिटीज होती हैं या डबल डेंसिटी या ट्रिपल डेंसिटीज होती हैं, तो आप जितना जितना हाइट में जिस जिस डेंसिटी में जाते हो उस सब का ऐड करके फाइनल लिखते हो। सिमिलरली मैं बोलूं कि सर पीडी यानी डी पॉइंट पर प्रेशर कितना है, सर एल एल लेंथ तक अगर मैं बात करूं तो सर दिक्कत ये है कि एल लेंथ अगर मैं यूज करूं तो एल लेंथ तक प्रेशर कांस्टेंट तो था नहीं, H1 लेंथ तक कांस्टेंट था, उसके बाद चेंज हुआ था, तो मुझे क्या लिखना चाहिए सर? पी नॉट प्लस रो जी H1 तक तो प्रेशर सही था, उसके बाद जो प्रेशर है वो टू रो की वजह से है, और जो ये वाली लेंथ जो बची है, ये वाली लेंथ यहां से लेके यहां तक की लेंथ, ये जो लेंथ होगी क्या ये होगी L माइनस H1। करेक्ट। तो इस तरह से आप किसी डी पॉइंट का प्रेशर लिख सकते हो। तो दिस इज हाउ यू राइट प्रेशर फॉर एक से ज्यादा डेंसिटी का लिक्विड। बात समझ आ गई? तो किसी भी फ्लूइड में प्रेशर जो लगेगा क्या इस तरह से लगेगा, या ये बात हमें समझ आ चुकी है। Right. इसके बाद हम बात करते हैं एक लॉ की जिसको हम बोलते हैं पास्कल्स लॉ। क्या बोलते हैं भाई? अच्छा, इससे पहले फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टीज दिखा देता हूं मैं आपको। क्या बता रहा हूँ, फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टीज लिख लीजिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। जब भी हम बोल रहे हैं कि अपने पास फ्लूइड है तो अपने को क्या समझ में आना चाहिए? नंबर वन चीज, शेप एंड साइज फिक्स नहीं है, नो फिक्स शेप एंड साइज, पहली बात तो ये। और जो भी फ्लूइड आप ट्रीट करते हो फ्लूइड मैकेनिक्स में या फ्लूइड मोशन में, वो कैसे ट्रीट करे जाते हैं? इनकम्प्रेसिबल। मतलब ऐसे फ्लूइड जिन्हें कंप्रेस नहीं करा जाता, ऐसे फ्लूइड्स को बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल। तो जो भी फ्लूइड आप ट्रीट करते हो वो कैसे होने चाहिए? इनकम्प्रेसिबल होने चाहिए। ठीक है, जो आपस में कंप्रेस ना हो, और उनमें फ्रिक्शन भी ना हो। हालांकि किसी भी फ्लूइड में फ्रिक्शन ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, पर आइडियल फ्लूइड की अगर मैं बात करूं तो आइडियल फ्लूइड पहली बात इनकम्प्रेसिबल होता है, और दूसरी बात उसमें आपस में फ्रिक्शन नहीं होता। नंबर थ्री प्रॉपर्टीज क्या है कि जो प्रेशर इनसाइड अ फ्लूइड होता है, प्रेशर
inside a fluid transmit evenly and does not depreciate। मतलब क्या हुआ कि अगर आपने किसी फ्लूइड में कोई प्रेशर लगाया है, आपने लेट सपोज इस लेंथ में कोई प्रेशर लगाया है, ठीक है, अगर यहाँ का प्रेशर P है तो ये पूरी लेंथ में प्रेशर P ट्रेवल होगा, यहाँ का प्रेशर भी जो होगा P होगा। किसी भी वर्टिकल लेवल पर प्रेशर जो होते हैं वो सेम होते हैं। और ये आपने अगर यहाँ पर फोर्स लगाई, इसका मतलब ये नहीं है कि फोर्स सिर्फ इस एरिया पर लगी है, ये फोर्स आपको यहाँ पर भी दिख जाएगी और एग्जैक्टली सेम वैल्यू की दिखेगी। तो किसी भी प्रेशर में फ्लूइड, किसी भी फ्लूइड में प्रेशर क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, इवनली ट्रांसमिट करता है और इसकी वैल्यू कम नहीं होती, डेप्रिशिएट नहीं होती। फिक्स वैल्यू जितनी आपने लगाई थी वही आपको मिलेगी। ये तीन प्रॉपर्टीज अपने काम किया, इसको यूज करके हम बात करते हैं पास्कल्स लॉ की। ठीक है भाई, पास्कल्स लॉ क्या कहता है इस चीज को जरा समझो। उसने बोला पास्कल ने कि लेट सपोज मेरे पास कैसा एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, ठीक है भाई, और इस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड को मैंने कुछ इस तरह से एक सिरिंज डिजाइन करी। सिरिंज पता है ना तुमको क्या होता है, जैसे सुई लगती है तुमको, तो लेट सपोज मैंने एक सिरिंज कुछ इस तरह से डिजाइन करी, है ना भाई। इसमें एक एरिया बड़ा है, एक एरिया छोटा है। तो मान के चलता हूं कि ये वाला एरिया जो है ये आपका A2, ठीक है, और ये छोटा सा एरिया जो आपको मिलेगा ये ये A1 है। अब मैंने एक छोटे से एरिया पर एक फोर्स लगाई। लेट सपोज मैंने फोर्स की वैल्यू दी है आपको कि इस छोटे से एरिया पर मैंने फोर्स लगाई है F। बात समझ पा रहे हो मेरी? और ये पूरा अंदर क्या भरा हुआ है, बिल्कुल झमाझम लिक्विड भरा हुआ है, एकदम फुल, बिल्कुल भी एयर बबल नहीं है। और कैसा लिक्विड है, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है ना, कुछ भी डेंसिटी और कुछ भी फ्रिक्शन विक्शन नहीं है। ऐसा एक लिक्विड मैंने इसके अंदर भर रखा है। तो जब आपने ऐसा लिक्विड इसको भर रखा है तो क्या होगा, जब आपने फोर्स लगाई छोटे वाले एरिया पर तो क्या कह सकता हूँ कि आपने कोई प्रेशर लगाया, बिल्कुल से लगाया। तो P1 की जो वैल्यू लिख सकता हूँ, क्या वो होगा फोर्स डिवाइडेड बाय A1। क्या ये बात सही है? हाँ सर, बात तो सही है। अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि सर प्रेशर क्या करता है, सेम लेवल पर सेम होता है, ट्रांसमिट करता है इवनली। तो क्या ये प्रेशर यहाँ से ट्रांसमिट करता करता यहाँ पर आएगा और इस वाले एरिया को आगे लेकर जाएगा? कितने एरिया से लेकर जाएगा, मैं मान के चलता हूँ सर P2 से लेकर जाएगा, और उस वजह से जो फोर्स लगेगा वो लगेगा F2 डिवाइडेड बाय A2। ठीक है, ये F1 फोर्स आपने लगाया, यानी इस वजह से आपने जो फोर्स यहाँ पे लगा, इस वजह से क्या यहाँ पर एक फोर्स मिलेगा, मैंने बोला F2 वैल्यू का। बात क्लियर है? अगर ऐसा हो रहा हो, अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था कि सर प्रेशर इवनली ट्रांसमिट करता है और वैल्यू सेम होती है, तो क्या P1 की वैल्यू P2 के बराबर होनी चाहिए? सर होनी तो चाहिए, यानी F1 डिवाइडेड बाय A1 की वैल्यू होनी चाहिए F2 डिवाइडेड बाय A2। सर लग तो ऐसा रहा है, यानी F2 की जो वैल्यू होगी, क्या इसको लिख सकता हूं मैं, सॉरी, F2 की जो वैल्यू होगी इसको लिख सकता हूं मैं A2 डिवाइडेड बाय A1 इंटू F1। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको जरा समझिए कि कहना क्या चाह रहा है, अभी तक इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं। यानी देख, लिक्विड डालना मेरे हाथ में, एरिया डिसाइड करना मेरे हाथ में, फोर्स लगाना मेरे हाथ में। अगर मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दूं जिसमें क्या हो, एरिया का डिफरेंस हो। डिफरेंस किस तरह से होगा जरा देख, एक मैंने बनाया ये प्लेटफॉर्म इतने एरिया का, और एक मैंने बनाया ये प्लेटफॉर्म इतने एरिया का। ठीक है, मेरे हाथ में प्लेटफॉर्म बनाना, तो मेरी इच्छा जैसे मन करेगा बना दूंगा। ठीक है, अब क्या करा मैंने, इन दोनों को करा आपस में कनेक्ट। कैसे? ऐसे, यहां से एक वायर लेके आया, इसको यहां लगा दिया, और यहां से एक लेकर आया, इसको यहां लगा। अरे लग जाए। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, ये ऊपर का ऑब्वियसली खुला हुआ है, एटमॉस्फेयर प्रेशर ऊपर से लग रहा है, और ये भी खुला हुआ है। अब इस पर सोच, ठीक है, कि यहां पर मैंने, यहां पर लगाया मैंने एक वो अपना स्टॉपर, और स्टॉपर लगाकर यहां पर मैंने लगाई फोर्स F। इस पर मैंने लगाई है फोर्स F1। इसका एरिया है A1। अगर ऐसा हो रहा है तो अब यहां पर जो मेरे पास एक ये है एरिया A2, क्या एरिया A2,
क्या इस पर एक मुझे फोर्स मिलेगा F2? यानी एक छोटे एरिया पर फोर्स लगाकर जो मैंने प्रेशर जनरेट करा, क्या वही प्रेशर यहाँ ट्रांसमिट करेगा और मुझे उस बड़े एरिया पर एक बड़ी फोर्स देगा? क्योंकि देख A2 और A1 लगाना मेरे हाथ में, मैं कितने भी एरिया डिजाइन कर सकता, तो लेट्स सपोज A2 और A1 की वैल्यू मैं रख देता हूं इस केस में 20 गुना, दैट A2 इज इक्वल टू 20 टाइम्स A1, यानी A2 अपॉन A1 की वैल्यू जो है वो 20 है। इसका मतलब अगर ऐसा है तो F2 F1 में रिलेशन क्या है सर? F2 विल बी 20 टाइम्स ऑफ F1, यानी एक फोर्स F1 लगाने से मुझे उसका 20 गुना फोर्स इस दूसरे प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि एरिया का डिफरेंस है। दिस इज द पावर ऑफ फ्लूइड। तो आपने देखा होगा जो आपके पास मैकेनिकल लिफ्ट होती थी, फ्लूइड लिफ्ट जो होती थी उसमें यही होता था। जो आपके पास ऑयल वाले जैक्स होते हैं उसमें यही होता है। आप क्या करते हो, क्रम फोर्स लगाकर एक छोटे एरिया पर, जो आपकी जेसीबीज होती हैं अगर आपने देखी हो, जेसीबी आपने देखी हो तो एक पतला सा वायर आ रहा होता है जेसीबी से, उसके अंदर पूरा ऑयल भरा होता है और यहाँ पर आप थोड़ा सा लीवर आगे पीछे करते हो और पूरा जेसीबी इतना ज्यादा ऊपर नीचे चला जाता है, ज्यादा फोर्स से इतनी बड़ी सामान को उठा लेता है, सब चीजें कर सकता है। वो क्यों कर पा रहा है सब चीजें? वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि सर उसके अंदर फ्लूइड है, और फ्लूइड पर जब मैंने एक छोटे से एरिया के जो पतला सा वायर था उस पर जब मैंने थोड़ा सा क्या दिया, प्रेशर दिया, और वही प्रेशर उस ऑयल से पूरा ट्रांसमिट करा और ट्रांसमिट होकर बड़े एरिया पर मुझे बड़ा, दिस इज योर पास्कल लॉ। कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, जरा सोचो। जो आपके पास सिरिंज है उसमें क्या है, अगर सिरिंज में मैं यहां से फोर्स लगाऊं प्रेशर P और सब कुछ स्मूथ रखने की कोशिश करता हूं, ऑब्वियसली सब कुछ एग्जैक्टली स्मूथ नहीं हो सकता, लेकिन आइडियल केस मान के चलो तो क्या 20 गुना फोर्स पक्का यहाँ मिलेगा ही मिलेगा। यानी यहाँ पर लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर एक 10 किलो का बच्चा खड़ा कर दूं, तो क्या ये 10 किलो का बच्चा यहाँ पर 200 किलो की गाड़ी को उठा सकता है? बात समझ? यहाँ पर एक 10 किलो का बच्चा अगर मैं खड़ा कर दूं तो क्या वो 10 किलो का बच्चा इस वाले प्लेटफॉर्म पर A2 प्लेटफॉर्म पर खड़ी 200 किलो की गाड़ी को उठा सकता है? बिल्कुल उठा सकता है। दिस इज द पावर ऑफ फ्लूइड एंड दिस इज द पावर ऑफ पास्कल्स लॉ। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो इसको आप बोलते हो लिफ्ट। जो आपने बनाया ना ये फ्लूइड लिफ्ट हो गई आपकी, फ्लूइड यूज करके मैंने लिफ्ट बना दी, कम एरिया पर फोर्स लगाकर ज्यादा एरिया पर ज्यादा फोर्स मिल गई मुझे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर पास्कल्स लॉ। इस पर आपको छोटे मोटे क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है, बहुत हल्के फुल्के मिल सकते हैं क्वेश्चन। ओके, तो ये हो गया आपका पास्कल्स लॉ। इसके बाद एक चीज हमें पढ़नी है, वो हमें पढ़नी है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? आपको वो स्टोरी अगर आर्किमिडीज की नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। एक राजा था बहुत पहले, उसने क्या बोला, उसने बोला कि मेरा जो सोने का मुकुट है ना, इस मुकुट में सोना कितना है, मुझे ना जो जिस आदमी ने बनाया है मुकुट, मुझे उस पर थोड़ा डाउट हो रहा है। मैंने उसे एक सोने की ईंट दी थी ये मुकुट बनाने के लिए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने चोरी करी है और पूरा का पूरा जो ईंट है वो नहीं लगाया। देख ऑब्वियसली जो उसने सोने की ईंट दी होगी वो उसने कुछ ऐसे दी होगी, तो उसे पता था कि सोने का वॉल्यूम कितना है, जो मैंने सोना दिया है उसका वॉल्यूम जो था उसे पता था कि मैंने इतने वॉल्यूम का सोना दिया था, है ना, मान के चलते ऐसा कुछ उसने सोना दिया, एक ब्रिक दी उसने सोने की कुछ इस तरह की। और उसने बोला भाई सुनार को, गोल्ड स्मिथ को, कि मेरे को क्या कर दे, इससे एक मुकुट बना के दे दे। तो उसने कुछ ऐसा सा मुकुट बना के दे दिया, बड़ा शानदार सा, टेढ़ा मेढ़ा ऐसा गोल सा सर, बढ़िया सा शानदार सा, उसने क्या करा, मस्त सोने का मुकुट बना के दे दिया, ऐसे फ्लेम्स विलेम्स लगा के, ऐसे बहुत सारी चित्रकारी करके बढ़िया सा उसने मुकुट बना के दे दिया। अब राजा परेशान, क्या इसका वेट तो नाप सकते हो पर इसकी वॉल्यूम नापना आसान था, वॉल्यूम इसकी नापना क्या था, आसान था। इसकी वॉल्यूम कैसे नापी जाए, क्योंकि ना तो ये सर्कल है ना तो ये रेक्टेंगल है, इसकी वॉल्यूम कैसे नापे? तो वॉल्यूम नापना थोड़ा मुश्किल था। तो उसने बोला कि भाई जो भी मुझे बताएगा कि मेरे इस मुकुट में कितना एग्जैक्ट सोना लगा हुआ है उसको मिलेगा प्राइस, उसको मिलेगा बहुत सारे पैसे। तब थे आर्किमिडीज। आर्किमिडीज क्या कर रहे थे, हॉट टब जो अपना पानी नहाने का था उसमें जाकर वो बैठे, उन्होंने देखा जैसे वो पानी में जाते हैं, पूरा भरा हुआ था टब, उन्होंने देखा जैसे वो नहाने के लिए उन्होंने एक पैर पानी में उस टब में डाला, थोड़ा पानी नीचे गिर गया। जब वो पूरे उस टब में नीचे बैठ गए तो और पानी टब में गिर गया। जब अपने हाथ को नीचे लेकर आ रहे तो और पानी नीचे गिरा। अब वो पूरे क्या है, पानी के अंदर है, पानी का लेवल फिक्स हो चुका है, जितना पानी गिरना था गिर चुका है। अब वो बाहर जाते तो पानी अब बाहर नहीं जाता, अब दोबारा अंदर आते तो पानी, क्योंकि जितना गिरना था गिर चुका पानी। अब तुम इसको थोड़ा लॉजिकली सोचो ना, अगर तुम टब में बैठ जाओ, एक बार बैठ जाओ, बैठते हो तब पानी गिरता है ना, अब तुम एक बार अपना सिर पूरा अंदर अंदर पूरे बैठ जाओ तो क्या पानी गिरेगा? इसके दोबारा जब तुम दोबारा बैठो तो नहीं गिरेगा पानी। अब उन्होंने सोचा कि अब मैं पूरा बैठ जाऊं। अब उन्होंने वो सोचते सोचते मुकुट लेके बैठे, उन्होंने देखा
तो जैसे अब मैं बोट नीचे लेके आ रहा हूँ तो और पानी गिर रहा है। तो उन्होंने सोचा यार ये तो कुछ दिक्कत है। ऐसा हो क्यों रहा था? क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी चीज क्या लेती है, जब भी किसी चीज को आप फ्लूइड में डालोगे तो उसका एक ऑब्जेक्ट का अपना एक वॉल्यूम होता है। वो वॉल्यूम तो डिफॉर्म नहीं होने वाला ना। तो आपने जब भी इसमें क्या डाला, एक कोई ऑब्जेक्ट डाला, तो क्या इस ऑब्जेक्ट का अपना खुद का एक वॉल्यूम है? बिल्कुल सर है। और ये वॉल्यूम, अगर इतना वॉल्यूम आपने डिस्प्लेस करा, मतलब इमर्ज करा, तो इतने ही वॉल्यूम का पानी क्या ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर देगा यहां पर कुछ इस तरह से, और सेम वॉल्यूम का पानी जो है वो डिस्प्लेस कर देगा। हाँ कि ना, सेम वॉल्यूम का। तो वहां से उन्होंने बोला कि बेसिकली हो क्या रहा है कि वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड लिक्विड is equals to the volume of displaced water। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड लिक्विड इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। जितना ज्यादा वॉल्यूम आप पानी में नीचे लेकर आते हो, उतना ही वॉल्यूम का पानी जो है वो बाहर निकल जाता है। या डिस्प्लेस फ्लूइड लिख दूं लिक्विड की जगह, वाटर की जगह, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड लिक्विड इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। यहां तक बात समझ में आई? अगर ऐसा हो रहा है, यहाँ था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। देखो ऑब्वियसली बात है, तुमने कभी देखा होगा, अगर तुम कभी पूल में गए हो, या कभी तुम ऐसे नदी में तैरे हो, या कभी बाल्टी में सिर देके तुमने घूम लिया हो, कभी भी अगर तुम ऐसी जगह गए हो जहाँ तुमने महसूस करी होगी चीज कि पानी में जाकर के हमको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का फील होने लगता है, बटरफ्लाई बटरफ्लाई जैसा। क्या होता है, क्या अगर तुम जमीन पे लेट सपोज 10 किलो उठा सकते थे वेट, तो क्या पानी में जाती तुम 20 किलो उठाने लगते हो इजिली? क्यों? क्योंकि सर हमें एक बात समझ आता है, जब भी कोई चीज किसी फ्लूइड में डाली जाती है तो उस पर एक नेट अपवर्ड फोर्स लगता है, जिसको हम बोलते हैं सर, इसको हम बोलते हैं अप थ्रस्ट। ठीक है, और इस फिनोमेना को बोलते हैं बायंसी। ठीक है, क्या बोलते हैं? बायंसी। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? बायंसी। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर किसी उसमें, ऐसा नहीं है कि वो हल्का ही होना चाहिए। अगर आप लोहे को पानी में लेकर जाओगे तो लोहा भी तो हल्का लगने लगता है ना। तो बेसिक सी बात यह है कि जिस भी ऑब्जेक्ट को आप किसी फ्लूइड में लेकर जाते हो, तो उसमें जाने पर उसका जो नेट वेट होता है कम लगने लगता है। इस फिनोमेना को बोलते हैं बायंसी। पहली बात, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि बेसिकली ऐसा हो क्यों रहा है कि एक फोर्स है, देखो mg तो ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर ही रहा था ना, वेट तो उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा था, लेकिन एक नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में काम करने लगती है, जिसको बोलते हैं अप थ्रस्ट, या फिर जिसको फोर्स ऑफ बायंसी भी बोलने लगते हैं। तो ये फोर्स ऑफ बायंसी जो होती है अपवर्ड डायरेक्शन में काम करने लगती है, इसलिए आपको नेट वेट कम लगता है। दिस इज बायंसी। आर्किमिडीज ने बोला ये जो आपकी बायंसी है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी? आर्किमिडीज ने बोला कि सर ये जो आपकी बायंसी फोर्स होगी, दिस विल बी इक्वल्स टू बेसिकली वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, या डिस्प्लेस्ड फ्लूइड लिख देते हैं। देखो अब इस चीज को समझो, थोड़ा लॉजिकल है। वॉल्यूम डाला तो जितना वॉल्यूम इमर्ज हुआ उतने वॉल्यूम का पानी बाहर निकला। अब उस जितने वॉल्यूम का पानी बाहर निकला है, उसका जो वेट है, मास नहीं, वेट जो है, दैट इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ बायंसी। बात समझ आई? अब इसको जरा समझते हैं ऐसे। ठीक है भाई, ध्यान देना सारे लोग, चीजें सीरियस हो रही है हल्की सी, ध्यान दें सब लोग। लेट सपोज ये मेरे पास फ्लूइड था, ठीक है, और यहां पर मैंने रख दिया ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, कुछ इस तरह से, और इसका जो वॉल्यूम इमर्ज्ड है उसकी एक वैल्यू दे दी, लेट सपोज मैंने पी नॉट, इमर्ज्ड लिक्विड की। तो सर मुझे पता चला जो फोर्स ऑफ बायंसी होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू द वेट ऑफ द, देख वेट पूरे ऑब्जेक्ट का होना चाहिए। अगर अब ये क्या है, ये स्टेशनरी है। आपने क्या बोला, जब भी किसी लिक्विड में आपने किसी ऑब्जेक्ट को डालते हो, जो ऑब्जेक्ट उसमें तैर सकता है, क्या वो एक लेवल तक थोड़ा नीचे डूबने के बाद तैरने लगता है? ऐसा थोड़ा ना बिल्कुल सरफेस पे करता है, थोड़ा तो नीचे जाएगा और फिर तैरेगा। मैंने बोला जो तैर रहा है उस पर, तो इसका क्या होना चाहिए, अगर वो चीज तैर रही है, इसका मतलब है कि सर जो वेट है और इस पर लगने वाली जो बायंसी फोर्स है, दोनों बराबर होनी चाहिए। तो दैट शुड बी इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही बात है। अभी थोड़ी देर पहले बताया आर्किमिडीज ने कि फोर्स ऑफ बायंसी जो होती है वो इक्वल होती है सर वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। और वाटर डिस्प्लेस कितना हुआ था सर? डिस्प्लेस हुआ था v इमर्ज्ड
जितना भी वॉल्यूम इमर्ज हुआ है वो इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। बात क्लियर है क्या? और ये इक्वल हुआ किसके? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के इनटू जी के। तो जी से जी काट दे क्या? तो वेट ऑफ इमर्ज लिक्विड इनटू, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ immersed liquid into density of liquid is equals to the mass of object। बात क्लियर है? सर मास ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या लिख सकते हैं? क्या मास ऑफ ऑब्जेक्ट को लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट टोटल, लिख सकते हैं ना? तो यहां से इमर्स्ड वॉल्यूम जो होता है बेसिकली होता है सर वॉल्यूम ऑफ टोटल ऑब्जेक्ट इनटू रो नॉट डिवाइडेड बाय रो ऑफ लिक्विड, एंड दिस इज योर रिलेशन कि इमर्स्ड लिक्विड कितना होगा और टोटल लिक्विड, इमर्ज्ड वॉल्यूम कितना होगा टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। ये आपका रिलेशन है इमर्ज्ड वॉल्यूम निकालने का। ठीक है, बात समझ आ गई? फोर्स ऑफ बायनेंसी को क्या लिखते हैं? रो इमर्ज्ड। तो यहां से अगर फोर्स ऑफ बायनेंसी की मैं फॉर्मूला लिखूं तो ये विल भी होगा वॉल्यूम इमर्ज्ड, वो वॉल्यूम जो ऑब्जेक्ट का इमर्ज्ड हुआ है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड टाइम्स जी। ये दो रिलेशन है जो अपने बहुत ज्यादा काम के हैं। तो कभी आपसे पूछा जाए व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द फोर्स ऑफ बायनेंसी, तो फोर्स ऑफ बायनेंसी का फॉर्मूला समझ आ रहा है मुझे। फिर पूछा जाए कि फोर्स ऑफ बायनेंसी वेट के बराबर होती है तो व्हाट विल बी द रेशियो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्ज, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्ज ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको इससे कराता हूँ सो दैट आपको थोड़ी सी फील आ जाए। एक काम करते सर, मेरे पास एक लिक्विड है, ये इसके पास लिक्विड है। इस लिक्विड में क्या हो रहा है, मान के चलता हूँ कि मेरे पास एक ये सिलेंडर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, ये इसके अंदर डाला गया है। ठीक है जी, ठीक है। और ये जब इसको डाला गया तो कुछ इस तरह से इतनी वैल्यू पर आकर ये स्टैटिक हो गया, रुक गया। अगर इसकी टोटल लेंथ एल थी, पानी की डेंसिटी रो, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लेट सपोज रो बाई टू, तो आपसे पूछा गया है कि कितनी लेंथ पानी के अंदर इमर्स है, ये बता दीजिए, एक्चुअल की वैल्यू बता दीजिए कि क्या होने वाली एच की वैल्यू, ये आपसे पूछा गया। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, मुझे एक चीज पता थी कि अगर ये स्टेशनरी है तो क्या हुआ होगा, टोटल वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा होगा, फोर्स ऑफ बायनेंसी अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा होगा, और ये दोनों चीजें बैलेंस हो रही होंगी, यानी एफ बी विल बी इक्वल्स टू द किस पर, एम जी। ठीक है, फोर्स ऑफ बायनेंसी क्या था सर? फोर्स ऑफ बायनेंसी था वॉल्यूम इमर्ज्ड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, टोटल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू जी। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ से? तो सर यहाँ से वी इमर्ज्ड जो आएगा वो आ जाएगा वी नॉट रो नॉट अपॉन रो एल। कोई दिक्कत तो नहीं? रो नॉट की वैल्यू रो है और रो एल की वैल्यू रो बाई टू है, यानी ये हो जाएगा वी नॉट रो डिवाइडेड बाय रो बाई टू इंटू रो। ठीक है, तो क्या यहाँ से समझ आया कि सर वी इमर्ज इज इक्वल टू बेसिकली वी नॉट बाय टू, यानी अब वॉल्यूम क्या होता है सर, एरिया इंटू लेंथ, तो ए इंटू एच इज इक्वल टू ए इंटू एल डिवाइडेड बाय टू। टोटल वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू टोटल लेंथ, और इमर्ज वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू एच लेंथ। ये इमर्ज वॉल्यूम है भाई। ठीक है, ए से कट गया तो एच की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, एल बाई टू। क्या सबको ये बात समझ आई? तो इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चन जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक बात समझ आ गई। हमने बात कर ली है क्या कि डेंसिटी की क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, पास्कल्स लॉ क्या होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, बॉयंसी क्या है, यहाँ तक बातें कर ली है। इसके अलावा एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम, और उसके एक चीज और सीख लेते हैं जिसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है इसको समझ लेते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आप बोल सकते हैं काइंड ऑफ जो पास्कल लॉ है ना उसी की तरह है, थोड़ा सा उसमें जो है वो डिफरेंस है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में। कैसे जरा देखो, लेट सपोज मेरे पास इस तरह के दो एरियाज हैं। ठीक है, यहाँ आपका जो सिस्टम है उसका एरिया यहाँ पर A1 था और यहाँ पर A2 मान के चलते हैं, ये आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक है जी, इस पूरे के अंदर क्या है,
ऑब्वियसली इस पूरे के अंदर फ्लूइड है, ठीक है। तो यहाँ पर भी फ्लूइड है आपके पास, और यहाँ पर भी आपके पास फ्लूइड है। ये ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपने कुछ लगा रखा है, मैं बस बता रहा हूँ कि इसका एरिया ये जो है अ, ये A2 है और ये एरिया A1 है। अब मुझे एक चीज पता है, मान के चलो यहाँ पर ये जो पार्टिकल है, ये जो फ्लूइड है, किसी वेलोसिटी v से जा रहा होगा, ठीक है, इसको बोल देते हैं v2, इस तरह होगा। क्योंकि मास ऑफ एंटरिंग द टाइप, मतलब ऑब्वियसली फ्लूइड है, तो जो भी फ्लूइड एंटर कर रहा होगा किसी टाइम से, किसी वेलोसिटी से, तो अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो एंटर कर रहा है क्या इक्वल होना चाहिए अमाउंट ऑफ फ्लूइड एग्जिटिंग। ऐसा पाइप में जैसे तुमने पानी भरा, तो जितना पानी आ रहा है उतना पानी बाहर भी तो निकलना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी ना होगा कि बीच में पानी जो है वो भर जाएगा तो पाइप फट जाएगा, फिर तो ऐसा नहीं हो सकता। तो सर यहाँ पर लेट सपोज हम v1 स्पीड से जा रहे हैं, अगर अमाउंट सेम रहना है, यानी मान लेते हैं डेल्टा टी टाइम में ये इतना चल लेता है और इतना अमाउंट ऑफ पानी है जो मुझे दिख रहा है, ठीक है, ये क्या अमाउंट ऑफ पानी, ठीक है, अमाउंट ऑफ पानी इक्वल होना चाहिए, ठीक है मैं सर। तो डेल्टा टी टाइम में जो लेंथ चली वो क्या होगी सर, वेलोसिटी होता था डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो लेंथ जो चली हो जाएगी v2 डेल्टा टी। सिमिलरली इसने जो लेंथ चली L1, ये L2 है आपके पास, तो L1 हो जाएगी v1 इंटू डेल्टा टी, क्योंकि टाइम तो दोनों के लिए सेम होने वाला है। अब वॉल्यूम अगर मैं बोलूं तो मास सेम होना चाहिए ना, क्योंकि डेंसिटी सेम है, तो मैं बोलूंगा सर मास 1 जो होना चाहिए, जितने टाइम 2 में निकला उतने टाइम 2 में बाहर निकला होगा, तो मैंने बोला डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 2, ये होना चाहिए ना भाई। डेंसिटी डेंसिटी तो कट गई, इसका मतलब वॉल्यूम 1 इक्वल टू वॉल्यूम 2 होना चाहिए। वॉल्यूम 1 क्या है सर, A1 इंटू लेंथ 1, और वॉल्यूम 2 क्या है सर, A2 इंटू लेंथ 2। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। A1 तो एज इट इज, L1 की वैल्यू क्या है सर, L1 है V1 इंटू डेल्टा टी, और L2 है V2 इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से बेसिकली एक चीज मिलती है कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अगर मेरे पास कोई ऐसा फ्लूइड है जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को मानता है, यानी उसमें बहुत सारे भंवर नहीं है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है अगर उसके अंदर, तो कोई भी स्ट्रीमलाइन फ्लो फॉलोज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। अब आपने देखा होगा, जैसे मान लो आप घर में धुलाई कर रहे हो, तो अभी दिवाली आ रही है तो सब लोग घर में धुलाई कर रहे हैं, तो लेट्स सपोज तुम धुलाई कर रहे हो तो कुछ पाइप से तुम पानी दे रहे हो और तुम्हें दूर तक पानी देना, तो तुम क्या करते थे, पाइप को दबा देते थे और वो पानी फिर दूर तक जाता था। क्यों ऐसा हो रहा है सोचो कभी। तो क्या पाइप को दबाने से मैंने उस पाइप का एरिया कम कर दिया, और एरिया कम करने से क्या होगा, वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। अरे A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 है ना, यानी एरिया इंटू वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो एरिया कम करा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। बस यही है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बात समझ पा रहे हो मेरी। हाँ, तो ऐसे छोटा मोटा क्वेश्चन कभी आया तो कर सकते हैं कि भाई पहले एरिया ये था, वेलोसिटी ये थी, अब एरिया ये, तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ये होगी तो एरिया क्या होगा। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन कर सकते हो, बस एक क्वेश्चन लगानी और कुछ खास नहीं। इसके बाद एक लास्ट चीज आती है जिसको बोलते हैं बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ योर दिस थिंग, बर्नौलीज थ्योरम। इसकी डेरिवेशन आई डोंट थिंक आपके ज्यादा काम की है, और आई डोंट थिंक कि बर्नौलीज थ्योरम पर कोई क्वेश्चन भी आपके लेवल पर आना चाहिए। बस मैं आपको थोड़ा सा इसका क्रूड नॉलेज दे देता हूं, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एप्लीकेशन थोड़ी इजी इजी सी है। बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलती है, लेट सपोज मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट, कोई स्ट्रीमलाइन फ्लो कुछ इस तरह का हो रहा है कि आप A1 हाइट पर, लेट सपोज आपकी जो हाइट है वो यहां से, ये आप H1 हाइट से मूव कर रहे थे, H1 हाइट पर आपका एरिया A1 था और स्पीड V1 थी, ठीक है। और जब आप H2 हाइट पर आते हो तो आपका एरिया A2 हो जाता है और स्पीड V2 हो जाती है, ठीक है। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो चेंज करी, अब देखो ऑब्वियसली बात है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर रही है, काइनेटिक एनर्जी चेंज कर रही है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे पास क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो एक क्वांटिटी है, क्योंकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व रहती है भाई, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑलवेज कंजर्व। तो इसमें कौन सी क्वांटिटी है जो कंजर्व रहेगी, वो है आपका बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। तो मैं क्वांटिटी लिख रहा हूं, जरा एक बार ध्यान देना।